Hello everyone, welcome to my channel Dr. Political Science. Today we are going to discuss the first topic of class 11, that is political theory and introduction. So before knowing about political theory, we should know about the human nature. They are totally different from the other species. नाउ हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीसीज, वो कैसे डिफरेंट है अदर स्पीसीज से, ये हम जानेंगे। इन दो कारणों से भी डिफरेंट है अदर स्पीसीज से। पहला, देयर एबिलिटी टू रीजन आउट थिंग एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। नाउ अब उनकी जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ को रीज़न आउट करने की, क्वेश्चन करने की, लॉजिकली थिंक करने की, इस तरह से वो डिफरेंट होते हैं। और दूसरा, वो अपनी इन बातों को दूसरों को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं लैंग्वेज के बनस्पत, लैंग्वेज का यूज़ करते हुए। बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर की इसी दो एस्पेक्ट्स पे ही टिका हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी। उसकी जड़ें यहीं टिकी हुई है, यहीं से पॉलिटिकल थ्योरी राइज करती है। Between these aspects, the analysis certain basic question. Now, इस एस्पेक्ट में वो लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज, सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा सबसे अच्छा तरह का गवर्नमेंट है, डज लॉ लिमिट्स आवर फ्रीडम, क्या लॉ हमारे आज़ादी को लिमिट आउट करता है। ये सारे एस्पेक्ट हैं हमारी पॉलिटिकल थ्योरी के। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस विच पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स एंड सिस्टमेटिकली थिंक अबाउट। इसी सारे चीज़ पे बेस करके हमारी पॉलिटिकल थ्योरी सिस्टमेटिकली हमारी इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस को एक्सप्लेन करती है। इट एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सम और द अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। इसके साथ साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जिसे वो एक्सप्लेन करती है। इट एग्जामिन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट पॉलिटिकल थिंकर्स। पास्ट पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी हैं उनको ये लोग एग्जामिन करते हैं, एज वेल एज द प्रेजेंट थिंकर। क्या दोनों टैली करते हैं, क्या दोनों एक जैसे हैं या फिर अलग अलग है। इन चीज़ों को भी पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन करती है। सेकेंडली, इट एग्जामिन्स दैट इन रियलिटी द फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली बीन यूज्ड इन द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन। क्या ये सही मायनों में जो हमें फ्रीडम, इक्वालिटी मिला हुआ है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होती है या नहीं यूज़ होती है, ये देखना है। तो कौन से इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होती है या नहीं, जैसे हमारी सरकारी ऑफिसेज हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारी ट्रेन है, हाँ, ये सब में हम ये इक्वालिटी यूज़ कर पाते हैं। यानी कि जो ऊंचे तबके के लोग हैं या नीचे तबके, तो क्या इक्वालिटी सबके लिए है इन सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज या स्कूल्स या फिर ट्रेन्स में, या नहीं है। तो इस चीज़ को एग्जामिन करती है पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो इन इट्स एडवांस लेवल, जब ये एक डेवलप्ड लेवल पे पहुंच जाती है पॉलिटिकल थ्योरी, तो क्या इन डेफिनेशन एग्जिस्ट कोरिलेट टू द प्रेजेंट सिचुएशन। क्या ये जो डेफिनेशन है पास्ट की वो कोरिलेट करती है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन से, या फिर कुछ और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इसमें। एंड lastly, the main objective of political theory is to train citizen to think logically। और सबसे मुख्य जो इसका ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल थ्योरी का है वो है कि हमारे नागरिकों को लॉजिकली सोचने, दैट मीन्स हर चीज़ को तर्क संगत सोचने की क्षमता देना अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन। जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन उनके इर्द गिर्द हो रहा है, जो भी क्वेश्चन उनके इर्द गिर्द अराइज हो रहा है, उसको वो पॉलिटिकली ना सोच के उसको वो लॉजिकली कैसे थिंक करते हैं और उससे वो समझ पाते हैं कि उसको कैसे अपने लाइफ में अच्छे के लिए यूज़ कर सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। What is politics? The first subtopic of political theory. You would have noticed that people have different ideas about what politics is. आपने देखा होगा कि लोगों की डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं कि पॉलिटिक्स, राजनीति आखिर है क्या। Political leader and person who contest election and hold political office may
may who contest election and hold political office may argue that it is kind of public service. वो आर्ग्यू करते हैं कि वो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, वो समाज सेवा कर रहे हैं. Some others associate politics with manipulation and intrigue undertaken, pursue ambition and satisfy wants. कुछ सोचते हैं कि ये मैनिपुलेट करते हैं लोगों को और अपने एम्बिशन को परस्यू करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. अ फ्यू थिंक पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू. कुछ का कहना है कि जो भी पॉलिटिशियंस करते हैं वही पॉलिटिक्स है. इफ़ दे सी politicians defeating from parties, making false promises, claims, manipulation, different sections, pursuing personal or group interests ruthlessly and in worst case stooping to crime. बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स को बहुत ही बुरे ढंग से यूज़ करते हैं, उसका फॉल्स क्लेम करते हैं, उसके मीन्स रूथलेसली उसको यूज़ करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि वो लोग स्कैम कर रहे हैं. सो prevalent is this way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest by any means possible, बहुत से लोग पॉलिटिक्स का यूज़ अपने मीन्स ऑफ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए करते हैं. वी से तब हम ऐसा कहते हैं कि वो लोग पॉलिटिक्स, दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स, वो लोग पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं. इफ़ वी सी अ क्रिकेटर मैनिपुलेटिंग टू स्टे इन द टीम, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हुए हम देखते हैं कि जब एक क्रिकेटर मैनिपुलेट करता है कि हम टीम में ही बने रहे और हमारे कोई फेलो स्टूडेंट अपने फादर की पोजीशन का यूज़ करते हुए या फिर हमारा कोई कलीग जो ऑफिस में काम करता है माइंडलेसली एग्रीइंग विद द बॉस, वी से तब हम कहते हैं कि वो he is playing dirty politics to stay in its position. Delusioned by such pursuits of selfishness, we despair of politics. We say, I am not interested in politics. इन सारे कारणों को, इन सारी चीज़ों को, अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है पॉलिटिक्स को लेके, और यही कारण है कि हम कहने लगे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स का जो चेहरा आज के दिन है वो ऐसा हो गया है कि एक कॉमनर्स, एक कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन wants to be away from the politics. वो दूर ही रहना चाहता है इस पॉलिटिक्स से. और I am going to stay away from politics. It is not only ordinary people who wants to stay away from the politics. Even बड़े बड़े बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, दे रूटीनली ब्लेम पॉलिटिक्स फॉर देयर वोज. वो सारी घटनाएं जो गलत हो रही है उसके लिए पॉलिटिक्स को ही ब्लेम करते हैं. इवन द बॉलीवुड स्टार्स, जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आते तब तक तो वो कंप्लेन करते हैं पॉलिटिक्स की, और जैसे ही वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं दे ऑल्सो बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट गेम. वी आर दस confronted with conflicting image of politics. और इस तरह से हमारे सामने जो इमेज आता है पॉलिटिक्स का वो एक बहुत ही अजीब सा इमेज आता है, एक कन्फ्लिक्टिंग कि ये है क्या आखिर. इस पॉलिटिक्स एन अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी. हमारा दिमाग सोचने लगता है कि ये एक ऐसा एक्टिविटी है जिसकी हमारे समाज में कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें इससे दूर रहना चाहिए. और इज़ इट अ वर्थ वाइल, या फिर एक वर्थ वाइल एक्टिविटी है वी मस्ट, जिसमें कि हमें एंगेज होना ही चाहिए ताकि हम इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बना सके. इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट पॉलिटिक्स हैज़ कम टू बी एसोसिएटेड विद द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बाय एनी एंड एवरी मेथड. ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पॉलिटिक्स जो हमारे यहाँ हम देखते हैं वो एसोसिएट किया जाता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए. हर एक मेथड यूज़ किया जाता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट में काम लिया जा सके पॉलिटिक्स के थ्रू. वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. ये हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि ये जो पॉलिटिक्स है वो हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है. महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व्ड दैट पॉलिटिक्स envelops us like the coil of snake and there is no other way out but to wrestle with it. महात्मा गांधी ने पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करके उसके बारे में एक कथन कही थी कि पॉलिटिक्स उस सांप के केचुए की तरह है और जिसके अंदर हम तड़फड़ाते तो हैं लेकिन निकल नहीं पाते. नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम
फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कोई भी समाज नहीं है जो कि बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के उसके निर्माण हो सके, वो स्थापित हो सके, वो चल सके स्मूथली। इसके लिए हमें कलेक्टिव डिसीजन का लेना बहुत ज़रूरी होता है। समाज जहाँ है वहाँ पॉलिटिक्स का होना अनिवार्य है। अ सोसाइटी दैट वॉन्ट्स टू सस्टेन इटसेल्फ नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट द मल्टीपल नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। एक समाज जो सस्टेन करना चाहता है इस दुनिया में, उसको मल्टीपल बहुत सारे नीड्स और इंटरेस्ट है उसके अलग अलग मेंबर्स की। एक साथ उन सारे इंटरेस्ट को लेके चलने के लिए वी नीड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अ नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज फैमिली, tribes and economic institutions has emerged to help people। बहुत सारे सामाजिक संस्थान हैं जैसे कि हमारा परिवार, हमारा ट्राइब, हमारे आर्थिक इंस्टीट्यूशंस जो कि हमें इसमें हेल्प करने के लिए है एज इमर्ज्ड। ये सारे इमर्ज हुए हैं टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर नीड्स, ताकि लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सके। Such institutions help us find ways of living together, acknowledging our obligations to each other। ऐसे इंस्टीट्यूट हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे एक साथ रहना है और एक दूसरे की ऑब्लिगेशंस के साथ एक दूसरे को एक्नॉलेज भी करना है, उनके ऑब्लिगेशंस के साथ कैसे हम एक साथ रह सकते हैं। Among such institution, गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन में हमारा गवर्नमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाउ गवर्नमेंट are formed and how they function is thus an important focus of politics। Now, कैसे हमारा गवर्नमेंट फंक्शन करता है ये पॉलिटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोकस है, उसी पे फोकस किया जाता है। बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट के अफेयर्स को वहीं तक कन्फाइंड नहीं रहता। इनफैक्ट वॉट गवर्नमेंट डू इन रेलिवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल इन मैनी डिफरेंट। हम इस पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि जो कुछ भी हमारी सरकारें करती हैं वो कहीं ना कहीं कॉमनर्स, सारे लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है। वी से दैट गवर्नमेंट डिटरमाइंस आवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी। हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ही हमारे नीतियाँ बनाती हैं, अलग अलग नीतियाँ, जैसे आर्थिक नीति हो, हमारे विदेश नीति हो या फिर हमारी शिक्षा नीति हो, सारी नीतियाँ उनके द्वारा ही बनाई जाती है। दीज पॉलिसीज़ कैन हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल बट एन ineffective or corrupt government can also endanger people's lives and security। लेकिन एक करप्ट गवर्नमेंट यदि आ जाए तो ये हमारे लाइफ को इनफेक्टिव बना देती है, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ जो भी होंगी वो इनफेक्टिव होंगी। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट कॉमन पीपल, साधारण लोगों के जीवन को अफेक्ट करती है। इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही रहती है। इफ़ द गवर्नमेंट इन पावर अलाउज एनी कॉन्फ्लिक्ट टू बिकम violent, market closes down and schools are shut। यदि गवर्नमेंट पावर इफ़ द गवर्नमेंट इन पावर अलाउज एनी कॉन्फ्लिक्ट, यदि कोई भी सरकार जो आज पावर में हो वो कॉन्फ्लिक्ट को अलाउ कर दे तो क्या होगा? चारों तरफ वायलेंस छा जाएगी, मार्केट बंद हो जाएंगे, स्कूल्स बंद हो जाएगी। दिस डिस्टर्ब आवर लाइफ, और इस तरह से हमारी लाइफ पूरी तरह से हैम्पर हो जाएगी। वी कैन नॉट बाई थिंग्स दैट वी नीड अर्जेंटली। हमें कुछ खरीदना हो अर्जेंटली, वी कांट रीच हॉस्पिटल, और स्कूल की शेड्यूल भी बिगड़ जाएगी जिससे कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। वी मे हैव टू टेक एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर दैट पर्पस। इफ ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज टू इंक्रीज लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, वी मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ गुड स्कूल एंड गेट अ डिसेंट जॉब। इसके दूसरी तरफ यदि हम देखें, यदि कोई गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाता है, बहुत अच्छी शिक्षा नीति बनाते हैं, बहुत अच्छी विदेश नीति बनाते हैं, तो क्या होगा? तो हमारे यहाँ यदि शिक्षा नीति अच्छी बनती है तो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ेगी, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यदि विदेश नीति अच्छी बनती है तो हमारे यहाँ दूसरे देशों के साथ बहुत अच्छा संबंध बनेगा जिससे कि हमारी लेन देन अच्छी होगी। तो ये कहीं ना कहीं इन दो टॉपिक्स पे ही बेस करती है। सिंस द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, वी टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू। क्योंकि गवर्नमेंट के एक्शन डायरेक्टली हमारे लाइफ को
इंटरफेयर करती है, इसलिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। वी फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन टू आर्टिकुलेट आर डिमांड्स। हम एसोसिएशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि हम अपने डिमांड को सरकार के सामने रख सके। वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू सेव द गोल दैट गवर्नमेंट परस्यू। हम नेगोशिएट करते हैं दूसरों के साथ और चाहते हैं कि अपने गोल को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। व्हेन वी डिसएग्री विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वी प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज डेमोस्ट्रेशन। यदि हम अगेंस्ट होते हैं उनके किसी नीति के तो हम प्रोटेस्ट करते हैं डेमोस्ट्रेशन के थ्रू। पर्स्यू द गवर्नमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ। यदि कोई लॉ गवर्नमेंट लाई है एंड दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द पीपल तो हम क्या करते हैं, हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं उस लॉ के अगेंस्ट में। वी पैशनेटली डिबेट द एक्शन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डिस्कस वेदर करप्शन हैज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। हम पैशनेटली डिबेट करते हैं और बताते हैं कि उनके गवर्नमेंट पॉलिसीज से करप्शन इंक्रीज हुई है या कम हुई है। वी आस्क वेदर करप्शन can be rooted out, whether reservation for specific group are just or not. We try to understand why some parties and leaders win election. We ask whether corruption can be rooted out. हम पूछते हैं कि क्या corruption रूट आउट जड़ से निकल सकती है। वेदर रिजर्वेशन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स आर जस्ट और नॉट। हम ये पूछ सकते हैं कि रिजर्वेशन जो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए दिया गया है वो सही है या नहीं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई सम पार्टीज एंड लीडर्स विन इलेक्शन। क्यों कुछ पर्टिकुलर पार्टीज के लीडर्स ही इलेक्शन जीतते हैं। इन दिस वे वी लुक फॉर द रैशनल अंडरलाइंग the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world. इस तरह से हम गवर्नमेंट पे अपनी नज़र रख के हम ये कर सकते हैं ताकि हम आगे इसको बेहतर दुनिया अपने लिए बना सके। टू सम अप, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable. और इस चीज़ को सम अप करने से इन बातों के द्वारा हम इस चीज़ को सम अप कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स। हम सबका विज़न अलग है, सोच अलग है। एंड व्हाट इज़ जस्ट एंड डिज़ायरेबल, और क्या सही है और क्या डिज़ायर करते हैं, हमारी क्या ज़रूरतें हैं और क्या सही है फॉर अस एंड फॉर आवर सोसाइटी, हमारे लिए और हमारी समाज के लिए क्या ज़रूरी है। It involves the multiple negotiation that go on in society. ये इन्वॉल्व करता है multiple negotiations को। बहुत सारे लोग negotiate करते हैं किसी मैटर पे, that matter which goes on the society through which collective decisions are made. और तब हम collectively सारे लोग मिलके एक decision making प्रोसेस करते हैं। एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एक लेवल पे ये इन्वॉल्व करता है कि सरकार क्या कर रही है और वो कैसे रिलेट करता है उनके लोगों, सरकार के लोगों, दैट मीन्स उस देश के लोगों के द्वारा। एट अनदर लेवल इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, कि लोग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लोग कैसे उस डिसीज़न को लेते हैं और स्ट्रगल करते हैं, या फिर वो डिसीज़न कैसे उनको प्रभावित करती है, या फिर वो उस डिसीज़न को प्रभावित कर सकते हैं। पीपल मे बी सेड टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी वेन एवर दे नेगोशिएट विथ ईच अदर। पीपल इस तरह से जब भी वो कभी नेगोशिएट करते हैं आपस में कलेक्टिव डिसीज़न लेने के लिए, इस तरह से वो सरकार को कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं कि नहीं, यदि ये गलत है तो आप सही डिसीजन लीजिए। विच आर डिज़ाइन टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। और इस तरह से हम कलेक्टिव डिसीजन लेके और कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं अपने जीने के लिए। Another subtopic of political theory, that is, what do we study in political theory? If we look around us, what we see would be movement. यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें दिखता है आंदोलन, विकास और बदलाव। But if we look deeper, we would also see certain values and principles. लेकिन यदि हम इसकी गहराई में जाए तो हमें कुछ
मूल्य दिखाई देते हैं, कुछ सिद्धांत दिखाई देते हैं दैट हैव इंस्पायर्ड पीपल, जिसने लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया है, एंड गाइडेड पॉलिटिक्स ऑल्सो, और जिसने पॉलिटिक्स को काफ़ी गाइडेंस दी है। आइडल्स लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी फॉर इंस्टेंस, जैसे कि ये तीनों। Different countries may try to protect such values by enshrining them in their constitution. अलग अलग देश इन सारे values को सुरक्षित रखते हैं अपने constitution में, जैसे कि Indian and American constitution. These documents did not just emerge overnight. इस तरह के डॉक्यूमेंट्स ओवरनाइट इमर्ज नहीं होते, रातों रात नहीं इमर्ज होते। दे आर बिल्ट अपॉन द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल डिबेटेड ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य। ये सारे आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स काफ़ी समय से डिबेट होते होते कौटिल्य, एरिस्टोटल, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी के थ्रू, इन सब के टाइम के होते थ्रू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन सब के थ्रू होते आए हैं। एज फार बैक एज द 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy are better. उस वक्त की बात है जब प्लेटो एंड एरिस्टोटल भी डिस्कस किया करते थे कि क्या मोनार्की या डेमोक्रेसी, इन दोनों में से कौन सा सिद्धांत ज़्यादा बेहतर है। मोनार्की यानी वन मैन रूल, लाइक राजा का शासन, और डेमोक्रेसी एज यू ऑल नो अ रूल बाय द पीपल, selected by them representative who rule them. In modern times, Rousseau first argued for freedom as a fundamental right of humankind. रूसो ने फर्स्ट सबसे पहले आर्ग्यू किया था कि स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए, हम मनुष्यों का मौलिक अधिकार होना चाहिए। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वाज एज क्रूशियल एज फ्रीडम। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समानता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि हमारी आज़ादी। क्लोजर होम, महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज, और उससे और नज़दीक आए तो हमारे महात्मा गांधी ने डिस्कस किया जेन्युइन मीनिंग ऑफ फ्रीडम, जिसे कि हम लोग स्वराज कहते हैं, और जो उनके बुक में बहुत ही विस्तृत ढंग से बताया गया है हिंद स्वराज में। डॉक्टर अंबेडकर विगरसली आर्ग्यूड दैट द शेड्यूल कास्ट मस्ट बी कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज़ पे काफ़ी पुरजोर जोर दिया कि शेड्यूल कास्ट को एक माइनॉरिटी का दर्जा देना चाहिए, एंड एज सच मच रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन, और इस तरह से उन्हें कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। दीज आइडियाज़ फाइंड देयर प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यही सारे आइडियाज़ ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी जगह बनाई। आर प्रियम्बल इंश्राइंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी, हमारे प्रियम्बल में फ्रीडम, इक्वालिटी काफ़ी बेहतर ढंग से बताई गई है। द चैप्टर ऑन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, हमारे प्रियम्बल में जो चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी अछूत जो हमारी प्रथा चली आती थी पहले, उसे अबॉलिश किया है। इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह की अछूत वाली जो प्रथा थी, छुआछूत वाली जो प्रथा थी, अनटचेबिलिटी, वो उसे हटाया है। गांधीयन प्रिंसिपल फाइंड्स अ प्लेस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, गांधी जी के प्रिंसिपल्स को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में देख सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल दैट शेप्स कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट्स, सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर। पॉलिटिकल थ्योरी डील करता है इन्हें आइडियाज़, प्रिंसिपल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट और हमारे सामाजिक जीवन को एक सिस्टमेटिक वे में चला सके। इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज फ्रीडम, ये क्लैरिफाई करता है, एकदम स्पष्ट तरह से बताता है हमारे स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत को। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और बहुत सारे सिद्धांत हैं। It proves the significance of principles such as rule of law, ये
इनके महत्व को बतलाते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू कैसे होना चाहिए. इट इज़ डन बाय एग्जामिनिंग द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स. और ये किया जाता है बाय एग्जामिनिंग, इसको एग्जामिन किया जाता है हमारे पूर्व के थिंकर्स की कॉन्सेप्ट्स को एग्जामिन करके इनको बनाया जाता है. दो रूसो और मार्क्स और गांधी डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियन, ये लोग पॉलिटिशियन तो नहीं थे, लेकिन इनके आइडियाज़ हमारे जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस को काफ़ी प्रभावित करते हैं. देयर आर ऑल्सो कंटेम्प्ररी थिंकर्स हु ड्रॉ अपॉन देम टू डिफेंड फ्रीडम और डेमोक्रेसी. देयर आर बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे उस वक्त के जिन्होंने डिफेंड किया फ्रीडम और डेमोक्रेसी को इन आवर ओन टाइम, अपने समय में. बिसाइड एग्जामिनिंग आर्ग्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के अलावा पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन द करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस. उनको एग्जामिन करने के अलावा ये एक और काम करती है, वो है रिफ्लेक्ट अपॉन द करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस. करंट में हमारी जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस है उसे कैसे ये प्रभावित करती है, एंड पॉइंट आउट ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फ्यूचर. इसमें से कैसे हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी निकल के सामने आए. बट इज ऑल दिस रेलिवेंट फॉर अस नाउ. लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सारी चीज़ आज के समय में तर्कसंगत है? हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? क्या हमें अभी तक फ्रीडम और डेमोक्रेसी सही मायने यानी कि आज़ादी और लोकतंत्र सही मायने में नहीं मिला है? वाइल इंडिया इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, भारत एक आज़ाद और स्वतंत्र है, question regarding freedom and equality have not ceased to crop up. लेकिन ये सवाल अभी तक ये जैसे का तैसा बना हुआ है कि क्या हमें आज भी आज़ादी है, क्या हम आज भी डेमोक्रेटिक हैं. दिस इज़ बिकॉज इश्यूज कंसर्निंग फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी अराइजेज इन मेनी एरियाज ऑफ सोशल लाइफ. क्योंकि इससे रिलेटेड इश्यूज हमेशा सामाजिक जीवन में उठते रहे हैं, एंड दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ डिफरेंट पेसेस. और अलग अलग जगह ये इस्तेमाल होते रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, एक इंस्टेंस लेते हैं हम. ऑल्दो इक्वलिटी में एग्जिस्ट इन द पॉलिटिकल स्फेयर इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स. समानता हमारे राजनीतिक स्फेयर में इक्वली सबको दिया गया है. इट मे नॉट एग्जिस्ट टू द सेम एक्सटेंट इन द इकोनॉमिक. राजनीतिक समानता सबके लिए बराबर है, लेकिन यही समानता यदि हम आर्थिक तौर पे देखें या सामाजिक तौर पे देखें तो ये समान नहीं है. पीपल में इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. लोगों को बराबरी का राजनीतिक अधिकार तो मिल गया है, बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सोशली. लेकिन सामाजिक तौर पे ये नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर कास्ट ऑफ पॉवर्टी. यदि वो गरीब हैं या फिर कास्ट के बनस्पत वो दूसरे कास्ट के हैं तो उन्हें ये नहीं मिल पाता है. सम पीपल में हैव अ प्रिविलेज प्लेस इन सोसाइटी. किसी लोगों को प्रिविलेज प्लेस में, यानी कि कोई राजनेता है तो उनके बच्चों को वो प्रिविलेज प्लेस मिला हुआ है इन सोसाइटी. वाइल अदर्स आर डिप्राइव्ड इवन ऑफ बेसिक नेसेसिटी. जबकि दूसरे तबके के लोग ऐसे हैं जो कि बेसिक चीज़ों को भी नहीं प्राप्त कर पाते. सम आर एबल टू अचीव वॉट एवर गोल्स दे सेट फॉर देमसेल्फ. कुछ को ये आसानी से मिल जाता है जो भी गोल वो अचीव करते हैं अपने लाइफ में. वाइल मेनी आर अनेबल इवन टू गो टू स्कूल. जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल भी नहीं जा पाते, सो दैट दे कैन हैव डिसेंट जॉब्स इन फ्यूचर. ताकि उन्हें भविष्य में एक सही नौकरी मिल सके. फॉर देम फ्रीडम इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम. और उनके लिए आज़ादी आज भी एक दूरस्थ स्वप्न के समान है. दूसरा, जो हम कहते हैं कि आज़ादी, इक्वालिटी सब है, पर किस तरह से है ये तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है. दैट मीन्स प्रैक्टिकल वे में जब हम देखते हैं तो वी आर नॉट गेटिंग इट. सेकेंडली, दो फ्रीडम इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम. हमें फ्रीडम तो मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम नए नए इंटरप्रिटेशन को एनकाउंटर करते हैं हर समय. दिस इज़ अ बिट लाइक प्लेइंग अ गेम. ये कुछ ना कुछ
गेम की तरह है। एज वी प्ले चेस और क्रिकेट, जैसे कि हम चेस और क्रिकेट खेलते हैं, वी लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द रूल्स। हम जानते हैं कि कैसे हम रूल्स को इंटरप्रेट कर सके। इन द प्रोसेस वी डिस्कवर न्यू एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द गेम इटसेल्फ। और ये इंटरप्रिटेशन के दौरान हम नए और उस चीज़ के ब्रॉडर मीनिंग, उस गेम के ब्रॉडर वे को समझ पाते हैं। सिमिलरली द फंडामेंटल राइट्स, और इसी तरह से हमारा फंडामेंटल मौलिक अधिकार guaranteed by our constitution are continually being reinterpreted in response to new circumstances। इसी तरह से हमारा संविधान जो है नए नए circumstances में कैसे चेंज किया जाए, कैसे इंटरप्रेट किया जाए, वो करना होगा। फॉर इंस्टेंस द राइट टू लाइफ हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। जैसे कि राइट टू लाइफ जो हमारे संविधान ने हमें दिया है अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, उसके साथ साथ हमें ये अधिकार भी जोड़ना, हमारे कोर्ट ने ये अधिकार भी जोड़ा है कि राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि हमें रोजगार का भी अधिकार होना चाहिए। द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ग्रांटेड दो थ्रू अ न्यू लॉ। और हमारे जो राइट टू, हमें सब कुछ जानने का अधिकार है, ये हमारा न्यू लॉ ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सोसाइटी फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर न्यू चैलेंजेस। समाज हर दिन नई नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, विच जनरेट न्यू इंटरप्रिटेशन, जिसके कारण नए नए इंटरप्रिटेशन होने चाहिए। द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अमेंडेड एंड एक्सपेंडेड ओवर टाइम। और इसी तरह से हमारा जो मौलिक अधिकार है वो समय समय पर अमेंड, बदलाव आता है उसमें मौलिक अधिकार में, और उसे एक्सपेंड किया गया है समय समय पर थ्रू। और ये कौन करता है? थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये हमारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा होती है। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनती है विच आर डिज़ाइन टू एड्रेस न्यू प्रॉब्लम। और ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमारे नए समस्या का समाधान किया जा सके। तीसरी तौर पे, थर्डली, as our world changes, we may discover new dimensions of freedom as well as new threats to freedom। जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड में चेंजेस आती है, हमें नई नई डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेट, नए नए डायमेंशंस मिलता है फ्रीडम के। इससे साथ साथ हमें नए नए खतरे भी होते हैं फ्रीडम को। फॉर इंस्टेंस ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मेकिंग इट ईजियर फॉर एक्टिविटीज़ टू नेटवर्क विद वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर और फॉरेस्ट। हम एक इंस्टेंस लेते हैं कि ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, हमारा ग्लोबली जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो हमें बहुत ईजियर बना दिया है द एक्टिविटीज़ नेटवर्क के द्वारा, ताकि हम एक दूसरे देश के साथ उसके वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि हम उनके ट्राइबल कल्चर को या फिर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ये हम एक छोटा सा इंस्टेंस ले रहे हैं। बट इट ऑल्सो इनेबल्ड, दैट मीन्स इसके दोनों साइड है। ये हमें एक तरफ से इनेबल करता है ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सके, दूसरे साइड यही ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करता है? इट इनेबल टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स टू नेटवर्क। मोरओवर इंटरनेट कॉमर्स इज ऑल सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। और ये हमारे क्रिमिनल नेटवर्क को भी बढ़ावा देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरनेट कॉमर्स इज़ ऑल सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर में और बढ़ने ही वाला है। दिस मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट आवरसेल्फ ऑनलाइन टू बाई गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड। और यहाँ से एक और चीज़ दिमाग में आती है कि यदि ऐसा है कि हमें थ्रेट है टेररिस्ट और क्रिमिनल से हमारे इंटरनेट सर्विसेज के द्वारा, तो हमारे इस इंटरनेशनल सर्विसेज शुड बी प्रोटेक्टेड, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो इवन दो सिटीजन्स डू नॉट लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल, दो सिटीजन्स को नहीं अच्छा लगता कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे कोई चीज़, दे रिकग्नाइज दैट सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन इज नेसेसरी टू सेफगार्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ इस तरह का रेगुलेशन होना चाहिए जो कि सारे इंडिविजुअल्स की सिक्योरिटी और प्रिवेसी को सेफगार्ड कर सके। As a result, questions are arise regarding how much freedom should be given to people।
और इस तरह से ये सवाल उठ खड़ा होता है कि किस तरह का फ्रीडम दिया जाना चाहिए लोगों को यूजिंग द नेट को यूज़ करते हुए। फॉर इंस्टेंस, शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स टू स्ट्रेंजर्स? क्या उन्हें ये अलाउ करना चाहिए कि वो किसी तरह के ईमेल स्ट्रेंजर्स को भेज सके? कैन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट इन चैट रूम्स? क्या हम अपने प्रोडक्ट को चैट रूम्स में एडवर्टाइज कर सकते हैं? शुड गवर्नमेंट्स बी अलाउड टू रीड प्राइवेट ईमेल्स टू ट्रैक डाउन टेररिस्ट? क्या हमारे प्राइवेट ईमेल्स गवर्नमेंट पढ़ सकती है ताकि वो ट्रैक डाउन कर सके, टेररिस्ट को पकड़ सके? हाउ मच रेगुलेशन इज जस्टिफाइड एंड वी शुड हाउ मच रेगुलेशन इज जस्टिफाइड and why should regulate government or some other private? That means how much regulation is needed and who will regulate? Either government will regulate or private regulatory committee will regulate. That is also one of the question. ये भी एक तरह का सवाल है. Political theory has a lot to teach us about possible answers to these questions and is therefore वेरी रेलिवेंट. इस तरह से हमारे इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी आज के समय में बहुत ही रेलिवेंट है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड सब टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दैट इज पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस. अब हम इस पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं? In this textbook, we confine ourselves to one aspect of political theory that which deals with the origins, meaning, significance, political ideas that we are familiar with, such as freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism, and so on. So हम इस टेक्स्ट बुक में वहीं तक कन्फाइन करते हैं अपने आप को, ताकि वो वन एस्पेक्ट तक कन्फाइन करते हैं और पॉलिटिकल थ्योरी दैट डील्स विद, जो डील करता है ओरिजिन, मीनिंग और महत्व किन सारे चीज़ों की, इन पॉलिटिकल आइडियाज़ की, जिससे हम पहले से ही फेमिलियर है, जिसको हम पहले से ही जानते हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस एंड सो ऑन. When we begin a debate or argument on any topic, इनमें से यदि हम किसी भी टॉपिक पे कोई आर्गूमेंट या फिर कोई डिबेट करते हैं, we usually ask what does it mean? तो हम नॉर्मली पूछते हैं इसका मतलब क्या है? What does it matter? ये क्यों है? Political theory have asked what is freedom? Political theory ने पूछा है कि फ्रीडम क्या है. Political theory have asked what is freedom or equality and provided diverse definition. और political theory के इस सवाल के पूछने के बाद जो जवाब मिला वो डाइवर्स था, अलग अलग था, किसी का भी जवाब एक समान नहीं था. Unlike in mathematics, जैसे कि हम मैथमेटिक्स या साइंस में देखते हैं, their definition of triangle or square is the definition and it should be same we encounter. लेकिन हम जब पॉलिटिकल थ्योरी में आते हैं, वी एनकाउंटर मेनी डेफिनेशंस ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस. यदि हम इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस इन सारी चीज़ों को लेते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं. But why? This is because term like equality concern our relationship with other human beings rather than with things. क्योंकि हमारा जो ये इक्वालिटी है वो हमारे संबंधों पर निर्भर है, ना कि क्या विद और ये संबंध किसके साथ है? हमारा उन चीज़ों के साथ है, उन ह्यूमन बींग्स के साथ है. ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियंस ऑन इश्यूज लाइक इक्वालिटी. और ह्यूमन बींग्स, अलग अलग ह्यूमन बींग्स के अलग अलग ओपिनियंस होंगे. एंड मेनी ओपिनियंस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड हार्मोनाइज्ड. अब क्या ज़रूरत है कि बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस को हम एक साथ देखें और हार्मोनाइज करें कि किन का ओपिनियन सबसे ज़्यादा एक जैसा है. हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दिस? और हम ये कैसे कर सकते हैं? लेट्स बिगिन विथ आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वालिटी इन डिफरेंट प्लेसेस. हम शुरू करते हैं इक्वालिटी को लेके अलग अलग जगहों पे. यू मे हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन जंप द क्यू इन शॉप और डॉक्टर्स वेटिंग रूम और गवर्नमेंट ऑफिसेज. आपने ये बहुत बार देखा हो कि कहीं भी क्यू लगी हुई है तो लोग पीछे से जंप करके आगे आके लाइन में घुस जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी ऐसा होता है, या फिर डॉक्टर की लाइन में यदि कोई लगे हुए हैं तो वो लोग भी दे ब्रेक द लॉ.
जो रूल है क्यू का कि आपको लाइन में रहना है वो नहीं करते. समटाइम दोज हु डू सो आर टोल्ड टू गेट बैक इन लाइन. जो ऐसा करते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप लाइन में चले जाओ. एंड वी फील ग्लैड, और यदि वो चले जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है. समटाइम दे गेट अहेड एंड वी फील चीटेड. कभी कभी वो घुस जाते हैं लाइन में और हमें लगता है कि हम बेवकूफ़ की तरह लाइन में ही खड़े रह गए और हमें चीटेड फील होता है. वी रीसेंट दिस बिकॉज वी ऑल वॉन्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट गुड एंड सर्विसेज फॉर विच वी आर पेइंग. क्योंकि हमने जो समान अमाउंट पे किया है उसके लिए हमें समान अधिकार चाहिए होता है, समान राइट चाहिए होता है. सो व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्सपीरियंस वी अंडरस्टैंड दैट इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. तो हम ये पाते हैं इस एक्सपीरियंस से कि जब हम इक्वालिटी बोलते हैं दैट मीन्स सभी को समान अधिकार, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. एट द सेम टाइम इफ़ देयर आर सेपरेट काउंटर्स फॉर द ओल्ड एंड डिसेबल्ड. इसी तरह से यदि हम देखते हैं कि एक नॉर्मल जनरल पीपल के लिए काउंटर है और एक दूसरी काउंटर है जिसमें ओल्ड और डिसेबल्ड के लिए काउंटर खुली हुई है, वी अंडरस्टैंड दैट सच स्पेशल ट्रीटमेंट मे बी जस्टिफाइड. तो ये हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और हम इसको जस्टिफाई भी करते हैं. बट वी ऑल्सो नोटिस एवरी डे दैट मेनी पुअर पीपल कैन नॉट गो टू शॉप और टू डॉक्टर बिकॉज दे हैव नो मनी टू पे. हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते या फिर दुकानों में नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है. फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए some of these people could be डे लेबरर्स. इनमें से कुछ लोग रोज वाले मजदूर हो सकते हैं. हु आर कटिंग स्टोन्स, जो कि पत्थर काट रहे हैं या फिर ईंट उठा रहे हैं. फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे लंबे समय के लिए. इफ़ वी आर सेंसिटिव वी फील दैट इट इज़ नॉट फेयर दैट इन अ सोसाइटी सम मेंबर्स कैन नॉट इवन हैव देयर बेसिक नीड्स एंड सेटिस्फाइड. तो हम ये सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल गलत है कि एक समाज में कुछ लोग, यदि हम इमोशनल हुए तो सोचेंगे उनके लिए कि ऐसा तो बिल्कुल अन्याय है कि हमारे समाज के एक तबके का लोग ऐसे हैं जिन्हें बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है. वी कम टू रियलाइज दैट इक्वालिटी मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ फेयरनेस. तो हमें लगेगा कि इक्वालिटी में कुछ फेयरनेस होना चाहिए सो दैट पीपल आर नॉट unduly exploited and disadvantaged in the economic factors. ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सके और उन्हें इन डिसएडवांटेजेस को, इकोनॉमिक फैक्टर्स को नहीं झेलना पड़े. कंसिडर द फैक्ट दैट देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज दे हैव टू वर्क टू फीड देमसेल्फ. ये फैक्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं और हमारे देश में ये बहुत ही कॉमन है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स को काम करने जाना होता है और उनके सिबलिंग्स के देखने के लिए घर में कोई नहीं होता, तो उन्हें अपने सिबलिंग्स को देखना होता है. इवन दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल, दिस राइट रिमेन्स फॉर्मल. हम ये जानते हैं कि हमारे संविधान ने प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार सारे बच्चों को दिया है, लेकिन इस केस में जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, इस केस में हम देखते हैं कि ये राइट तो वैसे फॉर्मल का फॉर्मल ही रह गया. अगेन वी मे फील दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर सच चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स सो दैट दे कैन एनेबल टू गो टू स्कूल. तो हमें लगता है कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये बच्चे स्कूल जा सके और उन पर, जैसे कि अभी चल रहा है, अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिसमें अनाज दिया जाता है बच्चों को, पेरेंट्स को कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अनाज दिया जाता है ताकि उनको खाने की कमी नहीं हो सके, जिसके कारण कि बच्चों को उनको पढ़ने का अधिकार जो है वो उसे मिल सके और वो अपने भविष्य को संवार सके. Thus, you may see that our idea of equality is quite कॉम्प्लेक्स. इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो आइडिया है इक्वालिटी की, ये बहुत ही जटिल है. व्हेन वी आर इन अ क्यू और प्ले ग्राउंड वी वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी. जब हम प्ले ग्राउंड में होते हैं या फिर हम क्यू में होते हैं तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है. इफ़ वी सफ़र फ्रॉम सम डिसेबिलिटी वी वांट स्पेशल प्रोविजंस मेड. यदि कोई डिसेबिलिटी होती है हमें तो हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस बने. व्हेन वी कैन नॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट इनफ.
लेकिन जब हमें बेसिक नीड्स ही नहीं मिलती है, हमें भोजन ही नहीं प्राप्त होता, तो उस समय हम इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इनफ नहीं है. वी मस्ट बी इनेबल टू गो टू स्कूल और गेट अप थ्रू प्रोएक्टिव मेजर्स सच एज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. तब हमें कुछ अलग चाहिए, जैसे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे जॉब्स, डिसेंट वेजेस, जैसे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को फेयरली सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एकदम सही तरीके से. लाइक जॉब्स हुआ, डिसेंट वेजेस शुड बी गिवन टू द लेबरर्स. सब्सिडाइज हॉस्पिटल्स में कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो कि मिल रही है आज के आयुष्मान योजना के द्वारा. दिस रिक्वायर्स दैट सम एजेंसीज बी मेड रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर फेयरनेस. इस तरह से कुछ एजेंसीज ऐसी होनी चाहिए जो कि इस फेयरनेस को देखे और उस पर अमल करे. सो द रीज़न वी हैव many definition is because the meaning of equality is dependent on the context. ये इसलिए अलग अलग डेफिनेशन है क्योंकि इक्वालिटी का मीनिंग हर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बदल जाती है. वी स्टार्टेड विथ what it meant for ourselves and then proceeded to consider others. पहले ये हमारे लिए क्या मायने रखता है और तब ये हम बढ़ते चले जाते हैं कि ये दूसरों के लिए क्या मायने रखता है. The poor, disadvantaged, senior citizens etc. इनके लिए. We discovered many layers of meaning. तब हम डिस्कवर करते हैं अलग अलग परत इसके मीनिंग के. We have been doing political theory without रियलाइजिंग इट. तब हमें महसूस होता है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी यूज़ कर रहे हैं बिना इसको रियलाइज़ किए हुए. पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स clarify the meaning of political concepts by looking at how they are understood and used in ordinary language. हमारे जो political theorist है वो clarify करते हैं इसकी meaning को by the concept looking at how they are understood. ये किस तरह से समझे जाते हैं साधारण भाषा में. They also debate and examine the diverse meaning and opinion in a systematic manner. इसके डिबेट, एग्जामिन, डाइवर्स मीनिंग, इन सब को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समझना है. व्हेन इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एनफ. कब ये अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी है. व्हेन डू पीपल नीड स्पेशल कब लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग शुड सच स्पेशल ट्रीटमेंट बी गिवन. कब तक ये स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए. शुड पुअर चिल्ड्रन बी गिवन मिड डे मील्स टू एनकरेज देम टू स्टे इन स्कूल. क्या गरीब बच्चों को मिड डे मील देना चाहिए स्कूलों में ताकि वो स्कूल आ सके. दीज आर सम क्वेश्चंस विच दे एड्रेस. ये कुछ क्वेश्चंस है जो वे एड्रेस करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी. एज यू सी These issues are eminently practical. ये सारे इशू बहुत ही प्रैक्टिकल है. They provide guidelines for framing public policies on education and employment. ये क्या करती है, ये इशू बहुत ही प्रैक्टिकल है और ये गाइडलाइन देती है ताकि हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ जो बनती है, हमारी पब्लिक नीतियाँ जो बनती है, एजुकेशन की नीति बनती है, एम्प्लॉयमेंट की नीति जो बनती है, उसको ये गाइडलाइन कर सके, उसको ये संवार सके. एज इन द केस ऑफ इक्वालिटी सो ऑल्सो इन द केस ऑफ अदर कॉन्सेप्ट्स. जैसे कि हमने इक्वालिटी में देखा उसी तरह से अदर कॉन्सेप्ट्स में भी ऐसा ही है. पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंगेज्ड विथ एवरीडे ओपिनियन, डिबेट, पॉसिबल मीनिंग एंड थ्रेस आउट पॉलिटिकल ओपिनियंस. पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं वो एवरीडे ओपिनियन, उनके डिबेट, मीनिंग, इन सब पे ही किस चीज़ के, फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट, डेवलपमेंट, इसके सारे कॉन्सेप्ट के थ्योरीज में इंगेज करते हैं. जस्टिस एंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग. और इसमें से ये कुछ चीज़ें हैं जो वो डिस्कस करते हैं और कुछ है जो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर अगेन coming to the last topic of this political theory, that is why should we study political theory. Now अब हम जानेंगे कि ये political theory पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है. We may have political ideas but we do
डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? हमारे पास विभिन्न पॉलिटिकल राजनीतिक विचार तो हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? इज इट नॉट मोर सूटेड फॉर पॉलिटिशियंस? क्या ये पॉलिटिशियंस के लिए अधिक सूटेड नहीं है? हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिक्स करते हैं, और फॉर ब्यूरोक्रेट्स हु मेक पॉलिसीज, या फिर वो IAS लोग जो कि पॉलिसीज़ बनाते हैं और हमारे राजनेताओं को मदद करते हैं, और फॉर दोज हु टीच पॉलिटिकल थ्योरी, या फिर ये उनके लिए महत्वपूर्ण है जो कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं, और फॉर लॉयर्स एंड जजेस हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर उन लॉयर्स और जजेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कि नीतियाँ और कानून बनाते हैं, और फॉर एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट हु एक्सपोज एक्सप्लॉयटेशन एंड डिमांड न्यू राइट्स, या फिर उनके लिए आवश्यक नहीं है जो कि एक्सपोज करते हैं एक्सप्लॉयटेशन को और डिमांड करते हैं न्यू राइट्स और डिमांड्स को। व्हाट डू वी गेन बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी? अब हमें दिमाग में एक सवाल आता है कि हम क्या पा लेंगे, हमें क्या मिलेगा जान के फ्रीडम की मीनिंग या फिर इक्वालिटी की मीनिंग को? तो हम क्या जान पाते हैं, ये हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल थ्योरी इज रेलिवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप्स। सबसे पहले जानेंगे कि जितने लोगों के बारे में हमने अभी डिस्कस की, लाइक पॉलिटिशियन, लाइक टीचर्स, लाइक ब्यूरोक्रेट्स, लाइक लॉयर्स, जजेस, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, इन सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए ये रेलेवेंट है। एज हाई स्कूल स्टूडेंट वी मे चूज वन ऑफ द अबव प्रोफेशन इन फ्यूचर। अभी आप लोग हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हो और फ्यूचर में आप लोग इन्हीं में से कोई ना कोई प्रोफेशन चुनोगे, एंड सो इनडायरेक्टली इट इज़ रेलिवेंट फॉर अस इवन नाउ। और इस तरह से ये आज के लिए, आज के दिन भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। डू वी नॉट लर्न मैथमेटिक्स ऑल्दो नॉट ऑल ऑफ अस विल बिकम मैथमेटिशियन और इंजीनियर? क्या हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते? दो हम में से सभी कोई मैथमेटिशियन या इंजीनियर्स नहीं बनते। इज इट नॉट बिकॉज बेसिक अर्थमेटिक इज यूजफुल टू लाइफ इन जनरल? ये इसलिए क्योंकि बेसिक अर्थमेटिक हमारे जनरल लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, सेकेंडली, वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड डिसाइड अदर इश्यूज। आप में से सारे बच्चे कल को देश के नागरिक बन जाओगे, अडल्ट हो जाओगे, वोट का अधिकार मिल जाएगा, तो अपने देश को चलाने के लिए और अदर इश्यूज़ को जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इट इज़ हेल्पफुल टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते, हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाते ये हमें बहुत हेल्प करेगा। हमें उसके बेसिक पॉलिटिकल बेसिक आइडियाज़ और इंस्टीट्यूट्स के बारे में यदि हम जानेंगे तो हमें ये बहुत हेल्प करेगा। दैट शेप्स द वर्ल्ड वी लिव इन। जिस समाज में हम रहते हैं उसमें हम करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे यदि हम उसके पॉलिटिकल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस को जान पाएंगे। इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इट इज़ क्रूशियल दैट वी लर्न टू बी रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में ये बहुत ज़रूरी है कि वी लर्न टू बी रीजनेबल। हमें रीजनेबल होना होगा एंड इन्फॉर्म इफ़ वी आर टू पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा। यदि हमें ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करना है तो हमें ये सब जानना होगा। और ऑफर आर व्यूज़ ऑन वेबसाइट्स एंड पोल्स। और तभी हम अपने व्यूज़ वेबसाइट्स या पोल्स में दे सकते हैं। इफ़ वी सिंपली एक्सप्रेस एट्रीब्यूटरी प्रेफरेंसेस वी विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। यदि हम किसी का सुना सुनाया बात कह देते हैं तो हमारी कहने की क्षमता में बहुत अधिक इफेक्टिवनेस नहीं होगा। बट इफ़ वी आर थॉटफुल एंड मैच्योर, लेकिन यदि हम थॉटफुल होंगे, हमें जानकारी होगी अच्छी तरह से हर चीज़ की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, आइडियाज़ की, तो हम मैच्योरली एक्ट करेंगे। हमारे कथन में वैल्यू वजन होगा। वी कैन यूज़ द न्यू मीडिया टू डिस्कस एंड एक्सप्रेस आर कॉमन इंटरेस्ट। तब हम ये न्यू मीडिया को यूज़ कर सकते हैं और अपने कॉमन इंटरेस्ट को व्यक्त कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से।
As citizens, we are a bit like the audience in the music concert. सिटीजन्स कैसे होते हैं? हम कुछ उस तरह से होते हैं जैसे कि एक म्यूज़िक कॉन्टेस्ट में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा है, उसमें ऑडियंस होते हैं. वी आर नॉट द मेन परफॉर्मर. हम उनमें से मेन परफॉर्मर नहीं है, ना सिंगर है ना डांसर है. इंटरप्रेटिंग द सॉन्ग एंड मेलोडी, जो कि इंटरप्रेट कर रहा है सॉन्ग या मेलोडी को, ना हम सिंगर हैं ना हम डांसर हैं. बट वी सेट द एजेंडा एंड एप्रिसिएट द आउटपुट. लेकिन हम एजेंडा सेट करते हैं कि हमें कौन सा गाना सुनना है. हम आउटपुट जो उनका गाना होता है उसे अप्रिशिएट करते हैं एंड पुट इन न्यू रिक्वेस्ट. और उसके बाद यदि हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम नया रिक्वेस्ट भी डालते हैं. हैव यू नोटिस दैट म्यूजिशियन परफॉर्म बेटर व्हेन दे नो द ऑडियंस इज नॉलेजेबल एंड एप्रिसिएटिव? क्या आपने ये कभी नोटिस किया है कि म्यूजिशियंस जो होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं उस ऑडियंस के सामने जो कि संगीत की समझ रखती हो, जो नॉलेजेबल हो और जिसे अप्रिशिएट करने की क्षमता हो. सो ऑल्सो एन एजुकेटेड एंड विजिलेंट सिटीजन मेक्स दोज who play politics more public spirited. और इसी तरह से एक एजुकेटेड और विजिलेंट सिटीजन पॉलिटिक्स में मोर पार्टिसिपेशन के द्वारा बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले कर सकता है. Thirdly, freedom, equality, secularism are not abstract issues in our life. ये सब फैक्ट है, ये abstract issues नहीं है हमारे जीवन के. We daily encounter discrimination of various sorts in families. हम everyday life में discrimination देखते हैं, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, आइदर इन फैमिलीज और इन स्कूल्स और इन कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स एंड सो ऑन. वी ourselves have prejudice against people who are different from us, be they of a different caste or religion or gender or class. हम ही देखते हैं कि क्लास डिफरेंसेस, रिलीजन डिफरेंसेस, जेंडर डिफरेंसेस में डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलती है. इफ़ वी फील अप्रेस्ड वी वॉन्ट इट रिड्रेस्ड. यदि हमें कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन अप्रेस करता है तो हम चाहते हैं कि इट शुड बी रिड्रेस्ड. एंड इफ़ दैट इज़ डिलेड, और यदि उसमें देरी होती है, वी फील वायलेंट रेवोल्यूशन, और उसमें देर होने से हम वायलेंटली उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं. इज़ जस्टिफाइड. If we are privileged, we deny that there is any oppression. यदि हम लोग privileged है, suppose we are a very rich people, then we deny that there is any oppression. तो हम ये deny सीधे ही नकार जाते हैं कि किसी तरह का शोषण हो रहा है. Even as our maid and servants struggle for dignity, यहाँ तक कि हमारे maids और हमारे servants भी अपनी dignity के लिए संघर्ष कर रहे हैं. समटाइम वी इवन फील दैट आवर सर्वेंट्स डिजर्व द ट्रीटमेंट दे गेट. हमें कभी कभी लगता है कि उन्हें इसी तरह की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, बुरी ट्रीटमेंट जैसे उन्हें मिल रहा है. वॉट पॉलिटिकल थ्योरी एनकरेजेस अस टू डू इज एग्जामिन आवर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स. हमारी पॉलिटिकल थ्योरी क्या इनकरेज करती है हमें कि इन सारे चीज़ों को एग्जामिन करो, फील करो अबाउट पॉलिटिकल थिंग. जस्ट बाय लुकिंग एट देम मोर केयरफुली, इन सारे चीज़ों को बहुत ही गौर से देख के समझ के वी बिकम मॉडरेट इन आवर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स. हम मॉडरेट बनते हैं इन आइडियाज़ और फीलिंग्स में. एंड लास्टली, finally, as students, we enjoy debates and elocution competition. हम एक स्टूडेंट के तौर पे डिबेट कंपटीशन, एलोक्यूशन कंपटीशन एंजॉय करते हैं. वी हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, और हमारा अपना विचार होता है हर चीज़ पे कि उसमें सही क्या है और गलत क्या है, जस्ट क्या है, अनजस्ट क्या है. बट डू नॉट नो वेदर दे आर रीज़नेबल और नॉट. लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो हम कह रहे हैं वो रीज़नेबल है या नहीं. ओनली व्हेन वी आर्ग्यू विथ अदर्स वी रियलाइज द नीड टू डिफेंड देम. सिर्फ यदि हम किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहसबाजी करते हैं, उस वक्त हम ये रियलाइज़ करते हैं द नीड टू डिफेंड, हमें कैसे उसको डिफेंड करना है, उसके अगेंस्ट बोलना है. एंड सीक आउट रीज़न एंड आर्ग्यूमेंट्स, और हम सीक आउट करते हैं, ढूंढ निकालते हैं रीज़न उस आर्ग्यूमेंट के. पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोजेज अस टू सिस्टमेटिक थिंकिंग. पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है कि सिस्टमेटिक थिंकिंग
ऑन जस्टिस इक्वालिटी, कैसे होती है जस्टिस और इक्वालिटी पे, सो दैट वी कैन पॉलिश आवर ओपिनियन, ताकि हम अपने विचारों को अच्छे से पॉलिश करके सिस्टमेटिक वे में आर्ग्यू कर सके एंड इन इन्फॉर्म्ड मैनर, और एक अच्छे से इन्फॉर्म मैनर में, फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और वो भी सभी लोगों के कॉमन इंटरेस्ट में. सच स्किल ऑफ डिबेटिंग रैशनली एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली आर लाइकली टू बी ग्रेट एसेट. और इस तरह के स्किल डिबेट करने के जिसमें रैशनली हम एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, जिसमें हम रैशनली थिंक करें, लॉजिकली थिंक करें, कम्युनिकेट करें, हमारे कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव हो, आर लाइकली टू बी ग्रेट एसेट. और इस तरह यदि हम करते हैं तो ये बहुत बड़ा एसेट होगा इन द ग्लोबल इंफॉर्मेशनल ऑर्डर. हमारी जो ग्लोबल नेट की दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ी क्रांति होगी. और इसी तरह से पॉलिटिकल थ्योरी का ये चैप्टर ओवर हुआ. थैंक यू एवरीवन.